हर साल 26 अक्टूबर को कश्मीर में पब्लिक हॉलिडे होता है। रैलीज होती हैं, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, सेलिब्रेशन होता है, स्कूल्स के अंदर देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं। क्योंकि इसी दिन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके इसको इंडिया का पार्ट बनाया था। इसके बाद JNK एक सॉवरेन नेशन का पार्ट बन गया। मगर तब से लेकर आज तक कश्मीर के लोग कभी शांति से रह ही नहीं पाए हैं। लगातार पाकिस्तान के साथ वॉर्स, बॉम्बिंग्स तो अलग बात है, मगर यहाँ के लोगों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान करके रखा है वो है टेररिज्म। कश्मीर का नाम सुन के यहाँ की वैलीज और लेक्स दिमाग में नहीं आते, बल्कि दिमाग में आता है टेररिस्ट अटैक, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, बॉम्बिंग्स, शेलिंग्स, किलिंग्स, और साथ में इमेजेस आती हैं पत्थरबाजी की, एंटी इंडिया सेंटिमेंट की। मगर कश्मीर की ये हालत हुई कैसे एक स्टेट जो धरती का स्वर्ग कहलाता था अभी टेररिज्म का इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है। आज की वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कश्मीर में टेररिज्म फैला और कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म अभी है उसकी पूरी स्टोरी जानेंगे। मगर उससे पहले एक काम की बात, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्कूल के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कॉलेज के रेगुलर टेस्ट, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE, UPSC, गेट। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मगर इन एग्जाम्स को दे के मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं देते देते जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता, जिससे मेरा बहुत सारा टाइम सेव होता। इसीलिए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम की तैयारी करते समय ध्यान रखनी चाहिए और एग्जाम का पेपर देते समय भी ध्यान में रखनी चाहिए। अपना सालों का एक्सपीरियंस मैं 2 घंटे की एक मास्टर क्लास में आप तक लाइव जूम पर लेकर आऊंगा। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने पिन कमेंट में दिया है, साथ ही ये कूपन कोड यूज करने पर आपको मिलेगा 100 रुपए का डिस्काउंट। ऑफर और सीट्स लिमिटेड हैं, तो जल्दी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर में टेररिज्म की कहानी। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ था तो JNK के महाराजा हरी सिंह ने इंडिपेंडेंट रहना डिसाइड किया था और उन्होंने कहा था कि हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ में। मगर इसके कुछ ही महीनों बाद में लगभग अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन गुलमर्ग। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड के ट्राइबल्स लोगों को कश्मीर में छुपके से भेजना चालू किया, इन्फिल्ट्रेट करवाना चालू किया और एक मिलिटेंसी क्रिएट कर दी। उनको हथियार देकर एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया और ये मिलिटेंट्स धीरे धीरे कश्मीर की टेरिटरी को कैप्चर करते करते श्रीनगर तक जा पहुंचे। और इसी मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन का रिजल्ट था कि इसके 4 दिन बाद में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह दौड़ते हुए आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके JNK को इंडिया का पार्ट बना दिया, ये कहते हुए कि आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए। इसके बाद में इंडियन मिलिट्री लग गई इन मिलिटेंट से लड़ते हुए इनको फिर से पाकिस्तान की तरफ धकेलने में। अब इंडियन आर्मी अच्छे से अपना काम कर रही थी, पूरे कश्मीर रीजन को फ्री कर देती, मगर इसी बीच में UN ने दखल दे दिया और ये कहा कि एक सीज फायर डिक्लेयर कर दें इंडिया और पाकिस्तान, और जो जहां पर है वहीं रुक जाए। और इसी से जन्म हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का, जिसमें लगभग आधा कश्मीर जो इंडिया का पार्ट हुआ करता था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और इसे हम आज POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, जहां पर पाकिस्तान का फैक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। हालांकि हम हमेशा से इसको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानते आए हैं। और सच पूछे ना तो ये आधा अधूरा छोड़ा हुआ मामला सबसे बड़ा रीजन है कश्मीर की इस हालत का। इसीलिए मैंने ब्रीफ में सबसे पहले ये डिस्कस किया, क्योंकि इस इवेंट से कुछ सुलझा नहीं, सब कुछ उलझता चला गया। ये एक लड़ाई डिसाइड नहीं हो पाई, अधूरी छूट गई। इसके कारण 1965 में, 71 में, 1999 में मेजर वॉर्स हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी और तब से लेकर आज तक हम बड़े बड़े टेरर अटैक्स को झेलते आ रहे हैं। तो अब चलिए कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, उसके बारे में जानते हैं। इंडिया के साथ में लगातार डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में हारने के बाद में पाकिस्तानी आर्मी को यह समझ में आ गया था कि वो एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को कभी हरा नहीं सकते। 1965 में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्पीच दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वी आर डिक्लेयरिंग 1000-year वॉर अगेंस्ट इंडिया। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिया उल हक ने इस वॉर को लड़ने का एक तरीका बताया, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि इंडिया के अंदर देशद्रोह फैलाकर उसके टुकड़े टुकड़े करने की नियत थी। और पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्लान रहा है कश्मीर के यूथ को भड़काना, ब्रेन वॉश करना, वहाँ टेररिज्म, मिलिटेंसी फैलाना। टेररिज्म को ये लोग फंड करते हैं, हथियार देते हैं, इनफैक्ट अपने कैंप्स में उनको बुलाकर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस विंग ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। और इस बात को खुद 2015 में फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ, पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिज्म इन इंडिया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा रोल पाकिस्तान ने प्ले किया कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने के लिए।
मगर सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से ये टेररिज्म बढ़ता नहीं है। जब तक लोगों में डिससैटिस्फैक्शन ना हो तब तक टेररिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो जिस हालत में JNK ने इंडिया को ज्वाइन किया उसी से लोगों में एक डिससैटिस्फैक्शन था कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करते थे, मगर मजबूरी में हमें इंडिया से हाथ मिलाना पड़ा। 2019 तक कश्मीर का फ्लैग, कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग हुआ करता था, वहाँ के लोग अलग रूल्स से गवर्न होते थे। किसी भी नॉर्मल इंडियन को कश्मीर में जाकर टेरिटरी खरीदने की इजाजत नहीं थी। कश्मीर में बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स डेवलप हो गए थे जो या तो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे या फिर पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे या फिर एक इस्लामिक रूल चाहते थे। और ये सभी ग्रुप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैक्ड थे पाकिस्तान की ISI से। ISI को फंडिंग और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड करता था। कश्मीर में टेररिज्म की पहली कोशिश की थी 1965 में पाकिस्तान ने, जब उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर में उन्होंने कुछ मिलिटेंट्स को इंडियन कश्मीर में भेजा और वहां पर जाकर लोगों को भड़काने के लिए कहा। उनका यह मानना था कि लोगों में जो एंगर है उसको चैनलाइज करके एक वायलेंट फॉर्म दे दिया जाए तो वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। मगर इंडियन मिलिट्री ने इस ऑपरेशन का बहुत जल्दी पता लगा लिया, बहुत ज्यादा इसे बढ़ने नहीं दिया गया और जैसे ये उजागर हुआ एक फुल फ्लेजेड वॉर हो गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1965 की। इसके बाद में कश्मीर में जो सेकंड स्टेज टेररिज्म है वो स्टार्ट हुआ 1987 के बाद। 1987 में कश्मीर में हुए थे इलेक्शंस और इस इलेक्शन में एक मेजर विनिंग पार्टी उभर कर आ रही थी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। मगर रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि ये इलेक्शंस रिग्ड थे। इसमें MUF को जानबूझकर जीतने नहीं दिया गया, बैलेट्स की चोरी हुई, फेक वोटिंग करवाई गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ में एफिलिएटेड थी उनको जितवाकर फारूक अब्दुल्ला को CM बनाया गया। और इसी इलेक्शन के एंगर के कारण एक स्टूडेंट्स विंग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई जिसका नाम पड़ा JKLF यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। JKLF का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था यासीन मलिक। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था कश्मीर में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पैदा करना और कश्मीर को एक फ्री स्टेट बनाना। जब 1987 के इलेक्शंस हुए तो एज अ कॉशन यासीन मलिक को अरेस्ट कर लिया गया और लगभग 1 साल तक जेल में रखा गया। जेल से छूटने के बाद में ये चला गया पाकिस्तान, जहां पर ISI से इसने ट्रेनिंग ली और वापस आकर ये इंडियन आर्मी पर गुरिल्ला अटैक्स करने लगा। 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जो कि कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर थे और उस समय होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, उनकी बेटी रुबैया सईद को किडनैप कर लिया और बदले में इन्होंने डिमांड किया कि 5 JKLF के जेल्ड मेंबर्स को रिहा कर दिया जाए। उस समय प्राइम मिनिस्टर VP सिंह की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उन्होंने होम मिनिस्टर की बेटी की जान बचाने के लिए 5 टेररिस्ट को छोड़ दिया। हालांकि एक एक इंसान की जान की कीमत होती है, मगर ये स्टेप कुछ रिसर्चर्स गलत मानते हैं। उनका ये कहना है कि इससे टेररिस्ट का हौसला काफी बढ़ गया। उनको ये समझ में आ गया कि किसी को भी किडनैप करके फिरौती में अपने टेररिस्ट को छुड़वाया जा सकता है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे सामने आसानी से घुटने टेक देगी। इसके तुरंत बाद में कश्मीर में रायट्स शुरू हो गए और कश्मीरी पंडितों पर अटैक्स होने लगे। इन अटैक्स में JKLF और यासीन मलिक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया और ये लीड में रहे थे। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री के ऑफिशियल्स की किलिंग, किडनैपिंग, सिविलियंस की किलिंग जैसे कई क्राइम्स में यासीन मलिक का इन्वॉल्वमेंट है। बट JKLF और यासीन मलिक ज्यादा दिन तक ये काम नहीं कर पाए और इवेंचुअली उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी कमजोर हो गई जब मेजर गैंग मेंबर्स अरेस्ट हो गए। 1994 तक इस गैंग के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और JKLF एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कन्वर्ट होकर एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। इन्होंने टेररिज्म के थ्रू अपने एम को पाने की जगह अब ये डिसाइड किया कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कश्मीर को फ्री करवाने के लिए। अब यहाँ पर पिक्चर में आई दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसको खुद पाकिस्तान के ISI ने डेवलप किया। इसका पूरा कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी के पास था। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि कश्मीर को इंडिया से फ्री करवाकर पाकिस्तान में जोड़ना। इंडिया में इसका एक्चुअल कंट्रोल जमाते इस्लामी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी के पास था। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हिजबुल मुजाहिदीन। एक्चुअली मुजाहिदीन आए थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की काफी सालों तक वॉर्स चली, जिसके कारण ये मुजाहिदीन काफी ट्रेंड हो गए थे और लड़ाई लड़ने में एक्सपर्ट हो गए थे। इन मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने इंडिया में एंटर करवाया और इंडिया के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई। क्योंकि अफगानिस्तान में वॉर खत्म हो गई थी तो यहाँ के जो लीडर्स थे वो फ्री हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए और पाकिस्तान ने एक मौका पाकर इनको फिर से एम्प्लॉयमेंट दिया। 1999 में IC-814 नाम की एक फ्लाइट हाईजैक हुई थी, जिस पर रिसेंटली नेटफ्लिक्स सीरीज भी बनी थी, काफी न्यूज में आई थी ये बात। इस अटैक को हिजबुल मुजाहिदीन की एक आर्म हरकतुल मुजाहिदीन ने ही एग्जीक्यूट किया था। अब क्योंकि याद कीजिए 10 साल पुराना एक इंसिडेंट जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डॉटर रुबैया सईद को किडनैप करके टेररिस्ट ने 5 जेल्ड टेररिस्ट को छुड़वाया था। तो वही पॉइंट ये रखा गया कि जब होम मिनिस्टर की डॉटर को बचाने के लिए इंडिया 5 टेररिस्ट को रिहा कर सकता है तो क्या 200 लोगों की जान इंपॉर्टेंट नहीं है जो हाईजैक हुए हैं। गवर्नमेंट पे भी इसका जबरदस्त प्रेशर था
क्या होम मिनिस्टर की बेटी की जान की कीमत ज्यादा है 200 पैसेंजर्स की जान से? तो इसीलिए टेररिस्ट को समझ आ चुका था कि गवर्नमेंट कुछ भी देने को तैयार हो जाएगी इन 200 पैसेंजर्स के बदले में, और गवर्नमेंट मजबूर हुई भी। इस एक्सचेंज में 3 टेररिस्ट को छोड़ा गया, जिसमें से एक था मसूद अजहर, जिसने आगे चलकर इंडिया को बहुत परेशान किया, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स करवाए, और एक नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसने जेल से छूटते ही बनाई, जिसका नाम था जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद एस्टैब्लिश की गई थी कराची, पाकिस्तान में सन 2000 में। इस ग्रुप का भी मोटिव वही था, कश्मीर को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान में शामिल करना। इस ग्रुप को उस समय पाकिस्तान के ISI के साथ साथ तालिबान के ओसामा बिन लादेन का भी सपोर्ट था। इसी ग्रुप ने कश्मीर में सुसाइड बॉम्बिंग्स को इंट्रोड्यूस किया, और इंडिया में इन्होंने बहुत सारे मेजर टेररिस्ट अटैक्स करवाए हैं, जिनको मैं लिस्ट आउट करता हूँ। सबसे पहले 2000 में इन्होंने कश्मीर में एक सुसाइड बॉम्बिंग कराई इंडियन आर्मी के बैरक्स में, जिसमें 5 सोल्जर्स मारे गए। इसके बाद 2001 में जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली पर अटैक किया, जिसमें 38 लोग मारे गए। और इसके बाद 15 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर इन्होंने अटैक किया। यह अटैक लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने मिलकर किया था, और इसके बाद में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब हो गए। 2016 में इन्होंने पठानकोट में एक इंडियन एयरफोर्स के बेस पर अटैक किया था। 2016 में ही इन्होंने कश्मीर के उरी में इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया, जिसके बाद में इंडिया ने पहला सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया था पाकिस्तान पर। और 2019 में इन्होंने पुलवामा में CRPF के कॉन्वॉय पर सुसाइड बॉम्बिंग करवाई, जिसमें 40 जवान मारे गए थे। और इसके बाद में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया था। तो सोचिए, एक मसूद अजहर को इंडिया ने छोड़ा, इसका इतना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि इतने सारे टेररिस्ट अटैक हम पर हुए। अब इसके अलावा एक और मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर में एक्टिव है, जिसका नाम है लश्कर-ए-तौयबा। इनके भी ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स लगभग सेम से ही हैं, जैश-ए-मोहम्मद जैसे ही हैं। इनका भी मेजर ऑब्जेक्टिव है कश्मीर को इंडिया से फ्री करके पाकिस्तान में शामिल करना। ये सभी जगह इस्लामिक रूल को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। USA, इंडिया और इसराइल को ये इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। इसके फाउंडर का नाम भी काफी फेमस है, काफी वांटेड पर्सन है वो पूरे वर्ल्ड में, जिसका नाम है हाफिज सईद, और पाकिस्तान में ये फ्री घूम रहा है। इन्होंने एक अटैक तो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर करवाया था जैश-ए-मोहम्मद के साथ मिलकर। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे इनफेमस अटैक है 2008 का मुंबई टेरर अटैक, जो इन्होंने ताज और ओबराय होटल्स पर करवाया था। यह अटैक करवाया था लश्कर-ए-तौयबा ने। इसके अलावा 2006 में मुंबई में ट्रेन बॉम्बिंग्स करवाई थी, और भी कई सारे छोटे छोटे अटैक्स इन्होंने करवाए हैं। तो ये तो थी कश्मीर की कुछ मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये तो हम समझ गए कि टेररिज्म फैलाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोल है, मगर क्या इंटरनल फैक्टर्स हैं जिसके कारण पाकिस्तान सक्सेसफुल हो पाता है, उन पर चर्चा करते हैं। कश्मीर के लोगों में एक गुस्सा है AFSPA का, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट। ये एक्ट कश्मीर में इंप्लीमेंट किया गया है, जिससे इंडियन आर्मी को कई सारी स्पेशल पावर्स दी गई हैं। वो किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं, किसी भी पर्सन की पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, या फिर शूटिंग फॉर किलिंग का भी उनके पास में पावर है। और ये सारी पावर्स नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाली हैं, यानी कि उनको कोई पूछताछ नहीं करेगा ये सब एग्जीक्यूट करने पे, ना ही उन्हें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। अब हालांकि ये सिस्टम बहुत जरूरी है टेररिज्म को रोकने के लिए, मगर वर्ल्ड के किसी भी सिस्टम की तरह ये सिस्टम भी फुल प्रूफ नहीं है। इसको कई बड़े बड़े लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। जब पावर्स दी जाती हैं तो कुछ चुनिंदा लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। कुछ लोग जबरदस्ती भोले वाले कश्मीरियों को परेशान भी कर सकते हैं। कई बार केसेस होते हैं, कई बार किडनैपिंग्स होती हैं, लूटपाट की घटना सामने आती है। अब हालांकि हो सकता हो कि इसके मिसयूज कम हो और एडवांटेजेस ज्यादा हो, मगर जो मिसयूज के केसेस होते हैं वो काफी ज्यादा सामने आते हैं, पब्लिक में रिपोर्ट किए जाते हैं, पब्लिक में एंगर उसी से बढ़ता है। लोगों में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, और वो सेफ फील नहीं करते। और इसी डर की फीलिंग को टेररिज्म के लीडर्स यूज करते हैं, यूथ का ब्रेन वॉश करके उनको भड़काने के लिए इंडिया के अगेंस्ट। दूसरा रीजन है अनडेवलप्ड इकोनॉमी। कश्मीर में ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, ना बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। एक तो वैसे ही JNK का टेरेन इतना डिफिकल्ट है, ऊपर से जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उस कारण बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं हो पाई, इतना बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ा, इसलिए आज तक वहां पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुए ही नहीं है, और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई, तो यूथ अनएम्प्लॉयड रहा। कश्मीर मेजरली टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट रहता है, और टूरिज्म भी कम हो जाता है अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो, इसलिए लोग बेरोजगार ही रहते हैं और गरीब रहते हैं। और गरीब और बेरोजगार इंसान को अगर कोई पैसा दे थोड़ा सा भी तो वो हथियार उठाने को भी तैयार हो जाता है। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की कमी,
रेलवेज की कमी भी इसमें ऐड ऑन करती है। कश्मीर की कनेक्टिविटी भी इंडिया के साथ में नहीं है और जब विंटर्स आती हैं तो कश्मीर तक जाने वाले सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। और इन सब के ऊपर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या इस्लाम की टीचिंग्स को मिस इंटरप्रेट करके लोगों का ब्रेन वॉश करना एक बहुत बड़ा असर डालता है, जो ऑलमोस्ट सभी कश्मीरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का बेसिक ऑपरेशनल प्रिंसिपल है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देना थ्रू रोड एंड थ्रू रेलवेज। रेलवेज का एक प्रोजेक्ट है USBRL, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, नियर कंप्लीशन है। इससे कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिलेगी जो ऑल वेदर काम करेगी, हमेशा काम करेगी। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे काम करेगा, क्या प्रोजेक्ट में है। या आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा 2026 तक जम्मू श्रीनगर हाईवे भी कंप्लीट हो जाएगा जो ऑल वेदर ओपन रहेगा। स्नोई सीजन्स में भी उस पर रोड ट्रांसपोर्ट चल सकेगा। इन सबसे होगा क्या? बिजनेसेस को वहाँ सेटअप करना आसान होगा। बिजनेसेस को ट्रस्ट होगा कि हाँ, हमारी कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। ऊपर से रिसेंट कुछ ईयर्स में कई सारे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कश्मीर में स्टार्ट हो रहे हैं। कश्मीर में कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए IITs, IIMs, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स कश्मीर में खोले जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट्स भी हुए हैं और इस बार काफी सक्सेसफुल रहे हैं। 2021 में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था जो आज तक कायम है और दोनों तरफ से अभी तक गोलियां नहीं चली हैं 3 सालों में। वरना पहले आए दिन बॉम्बिंग्स, शेलिंग्स और गोलीबारी होती रहती थी, जिससे परेशानी सिर्फ कश्मीर के लोगों को होती थी। अब बस अगर पाकिस्तान थोड़ा सा साथ दे और बैकफुट पर आ जाए तो कश्मीर के टेररिज्म को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको इस मास्टर क्लास के बारे में जरूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट और सिर्फ 2 घंटे की क्लास है। कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है, कूपन कोड भी दिया है, उसको यूज करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने जिन टेररिस्ट को जन्म दिया उनसे वो खुद ही अब परेशान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।